नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुरेठा और बंगाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अपनी इस खास पेशकश की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोयला तस्करी केस में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की गई है। सीबीआई ने पूछताछ की है। करीब 1.5 घंटे तक सीबीआई की टीम रुजिरा के घर पर रही और उनसे सवाल जवाब किए जाते रहे। दोपहर करीब 1 बजे सीबीआई के सवाल जवाब खत्म हुए हैं। 1:15 बजे अभिषेक बनर्जी के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकली है। आपको बता दें कि 11:35 पर अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की गई है। कोयला तस्करी मामले में नाम सामने आने के बाद ये पूछताछ की गई है। हालांकि इससे पहले भी पूछताछ की कोशिश की गई थी, लेकिन आज 23 फरवरी को पूछताछ के लिए रुजिरा की तरफ से हामी भरी गई थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम आज पूछताछ करने पहुंची थी और सीबीआई की टीम ने कोयला तस्करी केस में पूछताछ की है। नवंबर 2020 में यह मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। इस मामले में एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई थी, जिसके बाद से सीबीआई की टीम लगातार इस सिलसिले में जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कई नाम सामने आ चुके हैं। विनय मिश्रा का नाम सामने आ चुका है। अनूप नाम के एक शख्स का नाम सामने आ चुका है, जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड और सरगना बताया जा रहा है। और जिन लोगों से अभी तक पूछताछ हुई है, इस पूछताछ के दौरान ही रुजिरा बनर्जी का नाम सामने आया था, जिसके बाद आज सीबीआई की टीम पहुंची थी रुजिरा के घर उनसे पूछताछ करने के लिए। करीब 1.5 घंटे सवाल जवाब किए गए हैं। अब आपको यह बताते हैं कि रुजिरा बनर्जी से जो 1.5 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी, यानी कि सीबीआई की टीम ने जिस सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी, उस पूछताछ में कौन कौन शामिल था। आपको बता दें कि सीबीआई की इस टीम में 5 से 6 लोग शामिल थे, जिसको लीड कर रहे थे उमेश कुमार, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। और इस टीम में 5 से 6 अफसर मौजूद थे, जिनमें 2 महिला अफसर भी मौजूद थी, क्योंकि नियम कानून है कि अगर आपको किसी महिला से पूछताछ करनी है तो महिला अफसरों का होना जरूरी है। तो ऐसे में 2 महिला अफसर भी इस टीम के साथ मौजूद थी, जिस टीम ने रुजिरा बनर्जी से उनके घर पर पूछताछ की है। रुजिरा के घर सीबीआई की टीम जब पहुंची थी तो उनके लिए पहले से ही सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई थी। अब आपको बताते हैं कि इस 1.5 घंटे की पूछताछ में सीबीआई की टीम ने रुजिरा बनर्जी से क्या क्या सवाल किए हैं। उनसे पूछा गया कि कोयला तस्करी में अनूप मांझी से क्या रिश्ता है, क्योंकि अनूप मांझी जो ये किरदार है, ये पूरा मास्टरमाइंड, पूरा सरगना बताया जा रहा है। अनूप मांझी ने आपके खाते में पैसे क्यों भेजे, ये पूछा सवाल सीबीआई की टीम ने। पैसों के लेन देन में अभिषेक बनर्जी का क्या कोई रोल था, और था तो वो क्या रोल था। इसके अलावा बैंकॉक वाले अकाउंट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जो फिलहाल अब बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बैंकॉक के खाते पर सवाल उठाए थे रुजिरा बनर्जी के। इसके अलावा नागरिकता विवाद को लेकर भी सवाल पूछा गया सीबीआई की टीम की तरफ से कि नागरिकता विवाद पर आपका क्या कहना है। तो एक लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट लेकर सीबीआई की टीम पहुंची थी और ये सवाल पूछे गए हैं रुजिरा बनर्जी से। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस में अब कई सवाल और खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और सीबीआई की पूछताछ से पहले उन्होंने रुजिरा से बातचीत की है। इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि यह सवाल भी उठ रहा है। परिवार से मुलाकात के 10 मिनट बाद वो सचिवालय के लिए निकल गई। उनके निकलने के बाद सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। करीब 10 से 15 मिनट के बाद सीबीआई की टीम पहुंची, जब ममता बनर्जी वहां से जा चुकी थी। अब ममता बनर्जी ने रुजिरा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं। वो क्या संभावित सवाल है इस मुलाकात को लेकर जो सियासी गलियारों में इस वक्त उठ रहे हैं? सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सीबीआई पर दबाव बना रही है। सीबीआई की टीम आने वाली है, इस बात का उनको अच्छे से पता था, क्योंकि रुजिरा की तरफ से वक्त दिया गया था। तो क्या सीबीआई के आने से पहले एक स्टेट की मुख्यमंत्री अगर उस आरोपी के घर पहुंचती हैं, तो क्या यह दबाव बनाने की रणनीति नहीं है? ममता बनर्जी क्या यह संदेश देना चाहती हैं कि उनकी सरकार, टीएमसी की सरकार, उनके भतीजे और रुजिरा के साथ है? रुजिरा पर लगे आरोपों को क्या ममता बनर्जी नकार रही है? इसके अलावा एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और इधर सीबीआई से पहले ममता बनर्जी का अभिषेक के घर जाना क्या केंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती है? ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब आपको ये सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई, ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन जिन को भी चिट्ठी किया है, उन लोगों को खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। तो दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि भाई अगर लोगों के मन में कोई संशय है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर है,
और अगर है तो इसमें पूछताछ हो रही है तो इससे क्या परेशानी है, सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन बंगाल में इस पूरे मसले को एक सियासी रंग दे दिया गया है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए एक बार फिर से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है राज्य सरकार को डराने के लिए, मशीनरी को डराने के लिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसीलिए आज की डिबेट के कुछ सवाल हमने तैयार किए हैं। वो सवाल हम पहले आपके सामने रखते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि रुजिरा से पूछताछ, क्या खुलेगा कोई नया राज? क्योंकि सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा थ्रेड है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो क्या रुजिरा से पूछताछ में के बाद अब सीबीआई को कुछ और नए लीड मिलेंगे या मिले हैं? कोयला घोटाले की जांच कहां तक आंच? और सवाल यह है कि किस पर आंच? रुजिरा ने क्या बताया? बैंकॉक से कितना पैसा आया? क्योंकि बैंकॉक में खातों की भी जांच सीबीआई की टीम कर रही है। रुजिरा पर सीबीआई का एक्शन, क्या ममता बनर्जी की बढ़ेगी टेंशन? तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष भी उठा रहा, टीएमसी उठा रही, बंगाल में सीबीआई का ट्रेलर, क्या चुनाव बड़ी पिक्चर? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी डिबेट, पूरी बहस घूमेगी, जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा है और मेरे साथ पैनल में कौन कौन मेहमान हैं उनको स्क्रीन पर रखा जाए। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर इस पैनल में। देश रत्न निगम साहब हैं, संघ के समर्थक हैं, वो साथ में हैं। सुमन अर्पण, राजनीतिक विश्लेषक, वो साथ में हैं। नीरज राय, टीएमसी नेता, वो भी इस वक्त साथ में पैनल में हैं। और सुनीत चोपड़ा जी, लेफ्ट समर्थक हैं, वो भी इस वक्त साथ में हमारे साथ पैनल में हैं। मैं सबसे पहले नीरज राय जी आपके पास आ रहा हूं। ये सब कुछ जो इतना कुछ हो रहा है, जो सीबीआई अब काम कर रही है, अगर राज्य सरकार पहले से ही अलर्ट रही होती तो शायद सीबीआई तक बात पहुंचती ही ना। क्या राज्य सरकार को पता नहीं चला कि कोयले की तस्करी वहां पर हो रही है, और वो भी उन खदानों में जो कि बंद पड़ी है? माफिया खुलेआम तस्करी कर रहा है। भाई साहब, आप तो एकदम कोर्ट का आदेश सुना दी। देखिए, बात यह होती है कि आरोप लगा है, पूछताछ वहां पे चल रही है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे जांच नहीं होनी चाहिए या पूछताछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा लॉजिक को समझिए। इतना महिमा मंडित आप केंद्र सरकार को लेके, केंद्र को सरकार को लेके चल रहे हैं और प्रदेश सरकार को दोषी आप खुद ही करार दे रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने ऐसा क्या कहा नीरज जी? नहीं, आप सुन लीजिए पहले। नहीं, मैंने ऐसा क्या कहा? आप तो सीधा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कहा बताइए? आप सुन लीजिए पहले। मैंने ऐसा क्या कहा? नहीं, आपने क्या कहा उस पे? आपने तो सीधा आदेश दे दिया वहां पे। रुजिरा बनर्जी और ममता बनर्जी सरकार को आपने दोषी करार दे दिया। कहां दिया बताइए ना? दिया है, पूछताछ वहां पर चल रही है। थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए कि चुनाव के समय इतना बड़ा महिमा मंडित या एक दिन का तैयार प्लेटफॉर्म नहीं रहा होगा सीबीआई या केंद्र सरकार का। यह मुद्दा उठाया ही इसलिए जाता है कि वहां की आम जनता इनसे पिछले 7 सालों का जवाब न मांग पाए कि देश में आपने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, जांच हो। अच्छा, मतलब मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि राज्य सरकार वहां क्या कर रही थी, तो इसलिए आपने मुझे कह दिया कि मैं केंद्र का महिमा मंडन कर रहा हूं। मतलब मैं आपसे सवाल भी ना पूछूं? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर कुछ भी होता रहे, माफिया कोयला की खदानों में अवैध वहां से कोयला उगाही करता रहे, लेकिन मैं सवाल भी ना पूछूं। नहीं, कोयला की खदानों में आप जो महिमा मंडन कर रहे हैं, आप हमसे डिबेट करने के लिए बैठाए हैं, आप उसका जानकारी लेने के लिए बैठाए हैं। आप जो आदेश दोनों काम है सर मेरे, जो जानकारी है वो भी दूंगा। रुजिरा बनर्जी से पूछताछ हुई है तो मैं कहूंगा कि पूछताछ हुई है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पे पिछड़े हो गए। आप महिलाओं के साथ अनाचार रोज बढ़ रहे हैं, जीडीपी घटती जा रही है। यह डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। स्वतंत्र, इसलिए हम कोयला तस्करी को छोड़ दें। जांच होने दीजिए, उनके ऊपर उंगली उठाकर आप महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कोयला तस्करी को छोड़ दें। सरकार क्या कर रही है? मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, आप बात रखिए अपनी। एजेंसी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि एजेंसियां जांच करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान यह सब आकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये कार्यक्रम है केंद्र सरकार का। जहां जहां चुनाव आते हैं उन प्रदेशों में इनकी एजेंसी काम करती है। भाई, आपको जांच ही करना है तो जांच करिए ना। 2014 से पहले जब सत्ता में आए थे, उस समय आपने कोल स्कैम हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था, उसके कितने आरोपी जेल के अंदर गए? आधारहीन तथ्यों के साथ ये लोग राजनीति करने का काम करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, जांच हो। जब मैं कह रहा हूं कि जांच हो तो बात ही खत्म होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप हैं वो आधारहीन हैं, जिन आरोपों पर सीबीआई जांच कर रही है उनका कोई बेस नहीं है? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं नहीं, इस चीज को इतना केंद्र सरकार और आप लोग महिमा मंडित करने पे तुले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को उंगली उठाना बड़ा अच्छा लगता है। तुरंत आप लोग उंगली उठा देते हैं बिना किसी मतलब के, है ना? जो चीज हो रही है, जो चीज है पब्लिक डोमेन में है ना सर, ये चीज
इस पर सवाल मैंने पूछ रहे आपका हैं। पूरा दो चीजें प्रस्तावना होती सुना, हैं, रोहित। सुनिए नीरज जी, सुनिए, दो बातें होती हैं। एक होती है सवाल पूछना, एक होता है सवाल उठाना। मीडिया का काम है सवाल पूछना, और मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल उठा नहीं रहा हूं, और आप मुझे इसे नहीं रोक सकते। आवाज मिल रही है मेरी आपको नीरज जी? ठीक है, शायद उनसे संपर्क टूट गया, संपर्क दोबारा स्थापित करने की कोशिश करें। मैं नीरज, मैं चल रहा हूं शिवम के पास। शिवम त्यागी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई ये तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और मुझे भी लपेट दिया उसमें। तो अच्छी बात है, यानी कि सवाल आपने तीखे पूछे हैं उनसे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कस्टम की तरफ से ये सारी चीजें हुई हैं। 2 किलो सोना लेकर रुचिरा जो हैं वो पकड़ी गई थी कोलकाता एयरपोर्ट पर। उस बेसिस पर समन उनको किया गया था। उसके बाद वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी गई थी। उन्होंने कहा था कि समन को खारिज कर दिया जाए। बहरहाल हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उसके बाद सीबीआई के जो समन हुए, उन्होंने समय बताया, समय के बाद उनसे पूछताछ हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री के भतीजे की वाइफ अगर वो है तो क्या उनसे पूछताछ ना करें, या फिर अगर ये इलेक्शन आने वाला है तो क्या इसलिए पूछताछ ना करें। दूसरी बात, कोयले की जो अवैध तस्करी का पैसा है उसमें मेनका गंभीर को भी समन हुआ है, जिससे उनसे भी पूछताछ होनी है। रुचिरा का जो कस्टम का लगेज था उसको चेकिंग पर रोकने का आरोप भी उनके ऊपर है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने लगाया था, उसको लेकर भी कस्टम उनसे पूछताछ आने वाले समय में करने वाली है। आरोप के मुताबिक जो है मेनका गंभीर के पास कुछ शेल कंपनीज हैं। मैं नहीं जानता कि सीबीआई किस स्तर पर और किस लेवल पर उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप है ये वही है। 2019 में एक पीआईओ कार्ड है, उसकी जानकारी को लेकर भी रुचिरा से पूछताछ होनी है। कोयला जो तस्करी है, उसके पैसे जो विदेश भिजवाए हैं मेनका गंभीर ने, उसको भी लेकर इन्वेस्टिगेशन होनी है। मामला सिर्फ इतना सा है कि देखिए, अगर 2019 का ये केस है और इसमें सारे कोर्ट में भी ये लोग गए, इन्होंने कोशिश की कि उससे बचा जाए, तमाम चीजों के बाद अगर ये नहीं बच पाए हैं तो आज इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल वेंडेटा से लेकर इलेक्शन की वजह से ये सारी पूछताछ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। इस देश में एक केस में इस देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको भी जेल जाना पड़ा था। 100 दिन रहकर आए थे। उसमें कोर्ट ने जो प्राइमा फेसाई में टिप्पणी की थी वो ये की थी कि वो उस केस में किंग पिन है। उस समय भी यही कहा गया था कि ये सब पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल गेन की वजह से है, पॉलिटिकल वेंडेटा ये सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ना इस बात से कोई लेना देना है। हाँ, जांच एजेंसी स्वतंत्र है और वो अपने स्तर पर कोई भी व्यक्ति, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का भतीजा हो, कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे। लेकिन शिवम, एक सवाल तो है, एक सवाल जो अभी नीरज राय जी ने भी उठाया और एक सवाल जो वाजिब है वो ये भी उठता है कि भाई चुनाव के वक्त ही क्यों इस तरह के एक्शंस देखे जाते हैं कि सीबीआई की अचानक से पिक्चर में एंट्री हो जाती है। ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, ये सवाल नीरज जी भी उठा रहे हैं, ये सवाल टीएमसी भी उठा रही है कि चुनाव का टाइम है तो चुनाव के टाइम में केंद्र सरकार के पास एक सीबीआई ऐसा एक हथियार होता है कि उसको उठाकर वहां पर प्लांट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए, दबाव की राजनीति बिल्कुल शुरू इस तरह से नहीं हो सकती है। मैं आप तो दोनों मिलकर, सभी मिलकर, इस देश की तमाम जनता जो है वो देख रही होगी किस तरह से माहौल है बंगाल में, किस तरह से जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, किस तरह से बंगाल में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी। उसके बाद ये एक प्रोसीजर है, एक कमेटी है, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। शायद अगर ये कोर्ट में नहीं जाते इस समन के खिलाफ और ये खारिज करने की अपील नहीं करते, इतना लंबा समय नहीं लगता, तो शायद हो सकता है कि चुनाव के पास ये जांच नहीं होती या बातचीत नहीं होती, इससे पहले हो जाती। लेकिन वो लगातार कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व रहे। इन्होंने सोचा कि इस बात को किसी तरीके से टाला जाए, लेकिन फाइनली नहीं टाल पाए। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सीबीआई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव की वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए वैसा भी नहीं होगा। हम इसको चुनावी तौर पर बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, आपने अगर कोई गुनाह किया है कैसा आपका इन्वेस्टिगेशन होना ही है, और अगर नहीं किया है तो भी डर कैसा, आप तो क्लीन निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करना चाहती है आपको। ठीक है, नीरज राय इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका एक कमेंट फिर मैं बाकी गेस्ट के पास चलूंगा। नीरज जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाथ उठा रहे थे। जांच पे हम तो कह ही रहे हैं कि जांच हो, संविधान के तहत आप जांच हो, एक तरफ संविधान कहते के हैं कि दायरे में जांच हो, जांच हो। दूसरी तरफ कहते हो आप वही अपने हिसाब से बोलते जा रहे हैं। एक तरफ कहते हो जांच हो और दूसरी तरफ आप कहते वही हो कि बोलते जा रहे हैं। हमने क्या आरोप लगाया सुन लीजिए। हमने ये कहा है कि 2019 की जब चल रहा था मामला तो 2 साल लग गया, 21 में आते आते जब बंगाल में इलेक्शन हुआ, पूरे लोग आपने देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए
2 साल नहीं लगते इसमें, अगर आप इसमें कोर्ट में जाकर इसको रोकने की कोशिश नहीं करते, अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं करते तो शायद 2 साल नहीं लगते, अब से पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती। आपके हाथ कठपुतली नहीं है, आप इसीलिए मैं क्या कहता हूं, अगर आप गलत नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन से डरते नहीं है तो होने दीजिए ना फिर इन्वेस्टिगेशन। नीरज भाई होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, क्या दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो पॉलिटिकल नेता की कभी दुहाई नहीं दी। देश के अभी के प्रधानमंत्री को 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेट किया गया है भाई, हमने कभी कहा इस बात को पॉलिटिकल नेता है? होने दीजिए। अगर आप पाकसाफ होंगे, अगर रुचिरा पाकसाफ होंगी, अगर अभिषेक पाकसाफ होंगे तो निकल आएंगे। आप वहाँ तमाम रिपोर्ट है जो बताती है कि आप कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। बंगाल में कौन सा चुनाव है, इस वजह से आपको छोड़ा नहीं जा सकता। हमको आप भतीजे हैं, आपको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता। आप उनकी वाइफ है, उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता, आपको नहीं छोड़ा जा सकता भाई। जैसे आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, कानून वैसे ही अपनी कार्रवाई करेगा। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, देखिए बाबू, हम कह रहे हैं, आप ही कूद के कह रहे हैं कि आप गलत, मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो गलत नहीं, मैं तो आपको ये तक भी कहता हूँ कि आप जेल जाने वाले हैं। सिर्फ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके जो नेता है वो जेल जाने वाले हैं। आप साबित कर दीजिए नहीं जाने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना नीरज जी, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। कहाँ मान रहे हैं आप? आप तो कहते हैं एंकर भी गलत है, सरकार भी गलत है, सीबीआई भी गलत है, पुलिस भी गलत है, कोर्ट भी गलत है, हम ही सही है, हमने तो कुछ किया नहीं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। अरे भाई फंसा रहे हैं तो होने दीजिए ना इन्वेस्टिगेशन। इस देश के कोर्ट में विश्वास रखिए, इस देश में कोर्ट नाम की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था नाम की चीज है, हमें पूरा भरोसा है, आपको भी होना चाहिए। जांच हो रही है, जांच हो, जो निकल के आएगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। कह रहे हैं ना नीरज भाई, आप 2 बातें एक साथ कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चल रहा हूं, मैं सुमन अर्पण जी के पास चल रहा हूं। सुमन जी, अभी आपने सुना दोनों नेताओं को, बीजेपी और कांग्रेस को भी आपने, माफ कीजिएगा, टीएमसी को भी सुना। एक तरफ तो टीएमसी के नेता नीरज राय जी कह रहे हैं जांच होने दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीबीआई की टीम जब वहां पहुंचने वाली थी, ये सबको पता था कि सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है, रुचिरा बनर्जी ने टाइम दिया, उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती हैं। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी का रोहित जी वहां पहुंचना एक मोरल सपोर्ट करना है। वो रुचिरा बनर्जी के पास इसलिए भी गई कि मेरा मोरल सपोर्ट तुम्हारे साथ है और तुम किसी भी बात से डरना मत। जिस तरह से मैं पहले तुम्हारे साथ खड़ी थी, आज भी तुम्हारे साथ खड़ी हर परिस्थिति में, यहाँ पर नीरज, हर परिस्थिति में। यहाँ नीरज राय जी, मैं आपकी बात का एक बार जवाब देना चाहूंगी कि जब सीबीआई की जांच हो रही है तो दूध का दूध पानी तो होगा ही होगा। अब जब देखिए कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री पर भी कई बार आरोप लगे, अमित शाह पर भी कई बार आरोप लगे, तो क्या उनकी सीबीआई जांच नहीं होती? इस देश का जो कानून है, इस देश का जो न्याय है, वो सबके लिए समान और सर्वोपरि है। जब जांच अनिवार्य है तो आप 2019 की या इसको चुनावी मुद्दे के साथ जोड़ ही क्यों रहे हैं? आपके मन में पाप है तभी तो आप इतना बिलबिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस चीज को आप देखिए, मैं मानती हूँ चुनाव है, 2019 में हमारे देश में कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी थी जिसके चलते हाई कोर्ट भी काफी दिन तक बंद रही थी। जबकि जैसे गोल्ड ऑर्डरिंग का जो मामला है, इतना संगीन मामला है, तो उसी के चलते ये सीबीआई की जांच तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर ये जो जांच हो रही है बहुत देर से हो रही है। कहीं ना कहीं ममता की वजह से ये जो जांच हो रही है, बार बार इस जांच के अंदर हर्डल्स पैदा करती थी और इस जांच को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज जब वो खुलकर सामने आ गई है तो अब ये सब लोग तलमिलाने लगे। ठीक है, सुनीत चोपड़ा जी, जांच हो रही है तो जांच से कोई समस्या है क्या, और इसको फिर चुनावी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि सीबीआई का यूज किया जा रहा है यहाँ पर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? मैंने तो एक ही चीज देखी है जी, मैंने देखा है कि नलका होता है वो पानी के लिए होता है, हम ग्लास भर के पानी पिए, लेकिन ये आपकी जो सीबीआई है ये एक लीकिंग टैप की तरह है। ये लीकिंग क्यों कर रही है? एक तो टाइमिंग गलत है, दूसरा लीक कर रहे हैं। मेरे को याद है जब चिदम्बरम को इन्होंने, जब आप बीच में मत बोलिए नहीं तो मैं भी ऐसा ही जवाब दूंगा। हाँ, आप कृपा करके शांति में रहिए। सुनीत जी, कोई नहीं बोला यहाँ से। लीकिंग टैप जो है, ये लीकिंग टैप करप्ट है। अब शारदा नारदा वो जो स्कीम है
उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बोलिए बोलिए। उसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि दोनों जो उसके बड़े बड़े अपराधी हैं वो बीजेपी के नेता हैं इस वक्त। तो आप क्या करें, छोड़ दें कोयला तस्करी को? तो असलियत को समझ जाइए। जी ये तो आपने सुनील जी को फुल टॉस दे दिया। मेरा ये कहना है जांच की बात नहीं है, आप भूल गए हैं चिदम्बरम के खिलाफ एक मर्डरर को यूज किया था। तथ्यों पे आप ये कहते हैं कि टाइमिंग पर सवाल, अगली बार सीबीआई कहीं जाएगी ना तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर हैं सुनील जी, उनसे समय और टाइम लेकर जाएं कि क्या समय, कौन सी मिनट, कौन सी घड़ी सही रहेगी जाने के लिए। अगली बार से कोशिश हम जरूर करेंगे सुनील जी, ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। हम कानून के तहत चलने वाले लोग हैं, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स है। अब आने वाले समय में आप भारतीय सरकार के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या मोदी का मोदी केयर्स पब्लिक करो, ये देखिए मोदी केयर्स पब्लिक करो। आज तो मोदी जी की बात नहीं, आज तो आपके नेता की बात है। आज तो जो लेफ्ट, जो आप टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो गलबैया कर रहे हैं, वो आपके आस। मैं तो उस मोदी की बात कर रहा हूँ नेता है जो कानून के खिलाफ, वाइफ पर ये चार्जेस है, कानून के खिलाफ मोदी जी के बारे में क्या बात करेंगे? और वहाँ से काला धन खाया है। हे भगवान, मोदी जी के बारे में सुनील जी कल बात कर लेंगे। मोदी जी के बारे में बात नहीं होगी, के बारे में बात कर। सुनील जी जो डिबेट का टॉपिक है हम उसी पे बात करेंगे ना। सुनील जी जो डिबेट का टॉपिक है हम उसी पे बात करेंगे ना। आपकी जो सीबीआई है मोदी जी के पीछे 130 करोड़। ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान है देश रत्न निगम जी, मैं उनके पास भी चल रहा हूं, मुझे उनका भी एक रिएक्शन लेना है। देश रत्न जी, सीबीआई की एंट्री क्या आपको कुछ संदेहास्पद लगती है, या फिर सीबीआई की एंट्री हुई है, सीबीआई अपना काम कर रही है लेकिन उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है? कोई नहीं है, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 130 करोड़ नहीं है, परसेंटेज उठाकर देखिए, देश रत्न निगम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, उनमें से शायद किसी को पसंद ना हो जो उनको पसंद करते हैं। सही कह रहे हैं आप। आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आधी दुनिया उनको पसंद करती है। ठीक शिवम, ठीक है, ये मैं देश रत्न निगम जी के लिए सवाल था। देश रत्न जी आप सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? सुन पाए आप? हाँ जी, जरूर सुना मैंने जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमारे जो पैनल पे उनको ये नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक ऑटोनोमस एजेंसी बना दिया है। अब केंद्र सरकार उसका डायरेक्टर भी नहीं अपॉइंट कर सकती। उसके लिए 3 पैनल होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और ये पूरी तरह से ऑटोनोमस एजेंसी बना दी गई है। तो जांच का टाइमिंग क्या होता है? इसका मतलब टाइमिंग ऐसा रहे कि चुनाव के बाद हो। ये क्या बात हुई, अपराध अभी हो रहे हैं और जांच चुनाव के बाद हो, मतलब जांच गलत नहीं है, उसकी टाइमिंग गलत है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। दूसरा तर्क जो दिया जा रहा है कि हम जांच तो चाहते हैं, जांच हो और उसका सब कुछ मान्य भी होगा, लेकिन सीबीआई गलत कर रही है। ये भी दोनों तर्क विरोधाभासी हैं। तो ये समझ में मुझको नहीं आ रहा है कि जांच आपको मान्य होगी, सब कुछ है, तो सीबीआई गलत कैसे कर रही है? देखिए, बहुत बड़ी बात है जो बोल रहे हैं। और चिट फंड स्कैम में भी जो हुआ, अभी जो चिट फंड स्कैम की, शारदा स्कैम की जो बात कर रहे थे, उसमें सीबीआई ने एक अवमानना का केस दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वहां जो राजीव कुमार आईपीएस हैं, उनके खिलाफ ये है कि वो सबूत छिपा रहे हैं टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, और उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ करने के लिए अर्जी दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो मामला देखिए गंभीर है। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि जनरल कंसेंट थी जो सीबीआई के पास स्टेट की, स्टेट ने घबरा के वो जनरल कंसेंट भी वापस ले ली सीबीआई के लिए। वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके कारण से ये सारी चीजें चल रही हैं, वरना तो ये सीबीआई को जांच ही नहीं करने देते। तो ये इनके घर के पास के जो दरवाजे हैं, जिसके अंदर से आपको बहुत सारी चीजें निकल के आ रही, तो चाहते ही नहीं है किसी तरीके से सीबीआई जांच हो। ये तो इन्होंने तो जनरल कंसेंट भी, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, उसके तहत जनरल कंसेंट भी वापस ले ली इन लोगों ने कि सीबीआई नहीं कर सकती। तो इसको देखिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात करिए शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पे, शारदा पे शायद आप लोग उन्हीं को चिल्लाते रहते थे पानी पी पी के। अरे भाई, मैं तो साफ कह रहा हूँ, जो है किसी पार्टी में साफ कर रहे हैं, कोई का मामला है, सीबीआई सब कर रही है। शारदा का
उसमें आपका मतलब घिसी पड़ जाती है कभी भाजपा को समझती है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है मामला। बातों को माने हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, सारा मामला वहाँ पर है। मतलब मुकुल राय आ गए आप में, आ गए शुभेंदु अधिकारी आप में, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट एकदम एक्टिव हो गया है अपने जब आपने कोर्ट जनरल कंसेंट वापस ले ली तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपने आप एक्टिव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बिना किसी बात को पूछे उसको ये पता है कि 2019 का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन मुझे लगता है निगम जी ने भी कोई पार्टी फॉर्म कर लिया है। निगम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी शालीनता से आपने कोई पार्टी फॉर्म कर ली है क्या? क्योंकि नीरज झा तो कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ गए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आप हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऑफिस में वो आ गए हैं? संघ समर्थक है निगम जी, संघ समर्थक बैठे हैं तो संघ मतलब भाई संघ नहीं किया है उन्होंने। हमारी बात करेंगे, आप ये बता दीजिए टीएमसी के हमारी बात नहीं करेंगे प्रवक्ता, ये बता दीजिए तार्किक हो रही है तो उसमें आपको समझ में आ रहा है। सीबीआई जांच वगैरह जो करती है, सामान्य सहमति क्यों वापस ले ली, आप ये बता दीजिए मुझे। सिंपल बात है। ठीक है, ठीक है नीरज जी, मुझे एक चीज बताइए कि विनय मिश्रा का नाम इसमें सामने आ रहा है। विनय मिश्रा टीएमसी का नेता भी रहा है, महासचिव विनय मिश्रा, और लगातार लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया, 3-4 समन जारी किए गए, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आ रहा। और ये भी बात सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी से करीबी रही है विनय मिश्रा की। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या है, पिछले 1.5 महीना पहले विनय मिश्रा का नाम आया है, यूथ का वो सचिव रहे हैं वहाँ पे। जब उनका वो नोटिस जारी किया गया, जांच हुआ तो जांच में पार्टी सर मेरे कहां से आप खुद सीधा बस उंगली उठाते थे, आपके कपिल मिश्रा और ये विनय मिश्रा तो टीएमसी के नेता थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा सवाल। आप मेरे ऊपर उंगली उठा देते हैं, आपके कपिल मिश्रा। ये देखिए बहुत मैं तो कहता हूँ जब आपसे सवाल पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा बीच में। रोहित जी, सीबीआई की होती है, टीएमसी की और नीरज राय की नहीं। आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक या जवाब दे दीजिए रोहित भाई। 2019 का मामला रुजिरा बनर्जी का आया है, निगम जी भी बताए हैं और शिवम भाई भी बताए हैं। लेकिन शारदा नारदा पिछले 30 साल का मामला है। मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी इनके चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने का एक मुद्दा हुआ करते थे, जो कि मुख्य आरोपी हैं। वो आरोपी हैं तो उनको अपने यहाँ दामन में बैठाने के बाद उस मामले को शांत कर दिया गया। मैंने ये नहीं कहा निगम जी कि जांच नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा कि जांच के आड़ में मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बंगाल का चुनाव है। आप लोग मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए एक चीज नहीं सुनिए शिवम आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। शिवम आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे हेडलाइंस लेनी है। ठीक है नीरज जी, आपने एक सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है शुभेंदु अधिकारी। अभी सीबीआई इस मामले में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर रही है, जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन ये सवाल भी वाजिब है टीएमसी का, नीरज राय जी ने उठाया है कि बीजेपी में आने के बाद सब पाक पवित्र कैसे हो जाते हैं। फिर उन्होंने नाम लेके एग्जांपल। रोहित जी 30 अनइंटरप्टेड सेकंड मेरे को दे दीजिएगा, मैं सब चीजों का जवाब देता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में जैसे ही सब लोग आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक तमाम नेता टीएमसी में थे तो कभी जेल गए थे क्या? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ तब भी चल रही थी, अब भी चल रही है ना। इन्वेस्टिगेशन तब बंद हुई ना अब बंद हुई। जो भी इसमें दोषी होगा जेल जाएगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए सीबीआई कर रहे हैं या सीबीआई को वहां पर भेज रहे हैं, सीबीआई पूरा केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, मुद्दों से हमें भटकाने की जरूरत क्या है? 10 साल आप रहे हैं, टीएमसी के राज रहा है बंगाल में, जवाब आपको देने की जरूरत है भाई। मैनिफेस्टो में तो आपके होने चाहिए थी 10 साल की अचीवमेंट, हम तो उनकी पोल खोल रहे हैं, आपके कटमनी कल्चर को एक्सपोज कर रहे हैं। जवाब आपको देना चाहिए था, हम मुद्दों से नहीं भटका रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ नहीं रहे हैं। तीसरी बात सबसे जवाब मैं दे रहा हूँ, चाहे कैलकाटा के कमिश्नर रहे हो, चाहे कहीं भी हो, ममता दीदी लगातार उन्हीं के साथ होती है जो लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से भंग करता हो, बंगाल में एनआरकी फैलाता हो। ये तो वो ममता दीदी है जो रात को धरने पर बैठ जाती है कमिश्नर के साथ अपने, तो अपने भतीजे को कैसे छोड़ सकती है? अब अगर उन्होंने गलती की है तो भी उनके साथ है, अगर उन्होंने घोटाला किया है तो भी उनके साथ है, अगर वो 2 किलो सोने के केस में उनकी धर्मपत्नी जी के ऊपर केस है तो वो उसमें भी उनके साथ है, वो करप्ट कमिश्नर के भी साथ है, वो तमाम लोगों के साथ है। जो वेस्ट बंगाल के लोगों का दोहन करेगा अब इसके साथ ममता बनर्जी है।
नॉन स्टॉप नीरज राय बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे इतना बताइए 10 साल में किया क्या? आप कह रहे हैं ना कि सरकार मुद्दों से भटका रही है, बताइए 10 साल में क्या किया आपने वेस्ट बंगाल के लिए? हिसाब तो आपको देना है भाई, आप क्या किया आपने बताइए। हम नहीं भटका रहे मुद्दों से, आप भटका रहे हैं। जय श्री राम से नफरत इसीलिए आप दिखा रहे हैं ताकि आपको जवाब न देना पड़े। डेवलपमेंट की बात करते ही नहीं हो, आप बात ही ऐसी करते हो सारी। माइनॉरिटी अपीसमेंट से लेकर आगे कुछ और एजेंडा है क्या आपके पास? बताइए। सुनिए, तसल्ली से सुनिए, तसल्ली से नहीं नहीं, आप क्या बताएंगे भाई? दीदी ने तो बताया नहीं अभी तक एक भी रैली में। बीजेपी मोदी जी यही करते रहते हो। अमित शाह जी सुनिए, जनता के बीच में जाकर जवाब दीजिए। यहाँ पर बैठकर मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर बैठकर मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना है आपको। जनता के बीच में जाइए, जवाब दीजिए। 2019 में भी जनता ने आपको जवाब दिया था। मुद्दे पे राजनीति करना कैसे बताया होता है? अब मैं बता रहा हूँ, आप ही जवाब नहीं दे रहे हैं। आइए 10 साल में क्या चीज़ है जनता को बताइए जाकर। आपने देश को कितना घिनौना स्तर पे ले जाके छोड़ा, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी विजय हो रही है, तभी 2014, 2017, 2019, 2020 के सरकार है और देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। ये कहते हैं कैसे स्तर पर लेकर आ गए। हमें इस देश की जनता पर पूरा भरोसा है और जनता को हम पर है। ये जो कट मनी वाले लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी अपीसमेंट वाले लोग हैं, ये जो ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक सवाल मेरा भी है। मैं सुमन अर्पण जी के पास इस सवाल को लेकर चलूंगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है सुमन जी, अभी देखिए जो विपक्ष है वो आरोप लगाएगा कि हाँ सीबीआई को यूज किया जा रहा है, और जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, वो कह रहे हैं कि सीबीआई अपना काम कर रही है। अभी हमको दिख भी रहा है सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन एक चीज है जो कहीं ना कहीं एक संशय खड़ा करता है, वो है कन्विक्शन रेट। सीबीआई ने जितने भी केसेस लिए हैं उनके कन्विक्शन रेट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, और इसीलिए बार बार सवाल उठता रहता है कि कन्विक्शन रेट सीबीआई का बहुत कम रहता है, और पॉलिटिकल टाइम में खासतौर पर चुनावों के वक्त में सीबीआई को आगे कर दिया जाता है। तो क्या ये सवाल उठाना विपक्ष का लाजमी है, वाजिब है? देखिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी कर चुका है। रोहित जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि सीबीआई सिर्फ चुनावी समय में काम करती है। देखिए, हर चीज का एक प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है। जिस तरह से ये मुद्दा सामने निकल कर आया, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा बंगाल है, जो साहित्य और संगीत का देश था, पिछले 70 सालों में भाजपा यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आई। 34 साल तक ज्योति बसु और बुद्धे भट्टाचार्य का यहाँ राज रहा। फिर उनके किले में ममता जी ने सेंध लगाई, लेकिन उस सेंध में हमने देखी प्रोग्रेस कहाँ थी? सिर्फ अराजकता और राजनीतिक हिंसा के मामले हमारे सामने आते रहे। आप खुद देखिए, जब टाटा ने नैनो का प्लांट लगाया था तब किसकी गवर्नमेंट थी? क्या विकास के नाम पर आज पिछले 70 सालों में ये सब ठीक है। देखिए, विकास एक अलग मुद्दा है, विकास एक डिबेट का अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जो बातचीत हो रही है वो सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर हो रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप लगातार बेबुनियाद है। जैसे ममता जी ने खुद भी कहा है कि मैं किसी भी तरह के आरोप से डरूंगी नहीं, या मुझे डराने धमकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए, क्योंकि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना ही है। लेकिन जो जांच है अपने नियत समय पर जांच होगी ही होगी, और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि न्याय सबके लिए समान और सर्वोपरि है, और सीबीआई किसी के लिए भी व्यक्तिगत या निजी रूप से नहीं दिखती है। तो सुनील चोपड़ा जी, फिर दिक्कत कहाँ है? तो शारदा स्कैम हो क्यों गया है? अरे सर, जांच तो चल रही है ना, उसमें कह तो रहे हैं जांच तो तब भी चल रही थी, वो बताया ना अभी शिवम त्यागी ने। जांच चल रही है कब तक? आप तो यहाँ पे भी तो किसी को उठा के बंद थोड़ी ना कर दिया, जांच ही तो कर रहे हैं। 2 आदमी वहां पहुंच गए हैं और गंगा स्नान करके साफ हो गए। जांच बंद हो गई है क्या सुनील जी? जांच बंद हो गई है क्या? सुनील जी, कैसी बातें करते हैं आप? ये बताइए ना, जांच बंद करने की जरूरत ही नहीं है। आपने चिदम्बरम के खिलाफ एक मर्डरर को विटनेस बनाया था। किया था, पुलिस वालों ने घेर के लोगों को मार दिया था बंगाल में 78 में ज्योति जी के समय में। ऐसा ही कर दे क्या? गोलियां चलवा दे लेफ्ट की तरह, लोगों को कत्लेआम करा दे। भाई आपने घोटाला किया है तो आपको गोलियों से मरवा देते। कैसी बातें करते हैं भाई? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये चाइना थोड़ी ना है। माना कि आपको चाइना से बड़ा प्यार है, आपका धर्म है, कम्युनिज्म में आप विश्वास करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप हिंदुस्तान की जगह चाइना के कानून की बात करने लगे। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है। हम कानून से चलने वाला देश है, हम चाइना नहीं है कि गोलियां चलवा दीजिए। हमारे जांच जारी है, कोई भी ना मोदी के पास ना बंगाल में। इस
देश में ऐसा नहीं चलता। इस देश में कानून के तहत चीजें चलती हैं। कोई भी अगर जांच में दोषी होगा, अच्छा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। आपने जो 26 तारीख को लाल किले पे करवाया था, होता नहीं, वो हमने कराया है। तो फिर ये दीप सिद्धू और ये बक्कल तारने वाले लोग कौन है? मैं विषय से अलग नहीं जाना कराया है। वो जो लाल झंडे लेकर घूम रहे थे आपके लोग, वो कहाँ हैं? सिद्धू अभी डालेंगे सबको अंदर। 122-23 लोग अंदर चले गए हैं। अभी आपके नेता कह रहे थे कि उनको छुड़वाइए, उनको लेकर आइए, उनको निकालिए बाहर, तभी बात करेंगे। वो लेफ्ट वाले ज्यादा थे। सुनीत जी, आप तो कहीं पीछे से प्लान नहीं कर रहे थे ये सब? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही पीछे से पूरा ट्रेनिंग दे रहे थे सबको? लखा की और लखा भी जाएंगे, कोई भी लखा वक्खा कोई भी हो, सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इस देश की बदनामी करने वाला कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, और कोई बचेगा नहीं। इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, चाहे वो सुनील चोपड़ा हो, चाहे वो लखा हो, चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। देश के सबसे बदनाम के खिलाफ जो ये जहर आपके अंदर भरा हुआ है, कृपया करके इसको निकाल दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी है, हाथ जोड़कर विनती है मेरी आपसे। ये जो इस देश के खिलाफ आपने जहर है, इसको निकाल दीजिए। ये चाइना प्रेम छोड़ दीजिए। अब कुछ नहीं होने वाला। मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में था। मुझे लगता है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप सब कुछ करना चाहते हैं, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सुनिए सुनीत जी, सिचुएशन बदल गई है, हवा बदल गई है, नैरेटिव बदल गया है, देश बदल गया है। देश को तोड़ने वाला, टुकड़े करने वाला कोई भी वामपंथी, अगर कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ एजेंडा चलाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ठीक है, मैं देश रत्न निगम जी के पास चलता हूं। देश रत्न निगम जी, ये तो अब आरोप लग ही रहे हैं कि ये सब कुछ इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है चुनाव को देखते हुए। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से ममता बनर्जी आई है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि 2019 में मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, जब सीबीआई की टीम पहुंची थी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए, उस दौरान कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया था और ममता बनर्जी बैठ गई थी धरने पर। और आज भी ममता बनर्जी, जबकि उनको पता था कि सीबीआई पूछताछ करने आने वाली है, उससे 10 मिनट पहले आती है, 10-15 मिनट रुकती है, बात करती निकल जाती। आपको लगता है कि ये किसी तरह के कुछ दबाव की, ये दबाव बनाने की रणनीति है, या ये दिखाने की कोशिश है कि हर परिस्थिति में, हर हालात में मैं तुम्हारे साथ हूं? देखिए, ये बात ये नहीं है, ये बात कुछ अलग है। एक तरीके की मैसेज देने की बात है कि अगर हमारे पार्टी में अपराधी भी हैं तो मैं फिर भी उनके साथ खड़ी हूं। और 10 मिनट पहले जाना एक संदेश देने के बराबर है। दूसरा ये भी इसको कहा जा सकता है, शायद वो समझाने या पढ़ाने आप डरिए नहीं, बीच में नहीं बोलिए। नीरज जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके पास आऊंगा ना, आपको अपनी बात कहनी, मैं फिर वापस आऊंगा अभी आपके पास। अभी देश रत्न निगम जी बहुत अच्छे से सबकी बात सुन रहे हैं। जब उनका टाइम है, मैंने उनसे सवाल किया तो उनको जवाब देने दीजिए अपना। डिस्टर्ब मत कीजिए इस तरह से बीच में। बोलिए देश रत्न। कुछ भी बोल देंगे बीच में, आपको उसका मौका मिलेगा जवाब देने का, चिंता ना करिए। दूसरा, देखिए, ये हमेशा यही होता है कि आप उनके घर चले गए 10 मिनट पहले, ये बताने के लिए कि सीबीआई कुछ नहीं है, हम देख लेंगे। इस तरह के मैसेज जाते हैं। एक मुख्यमंत्री है, उनको नहीं जाना चाहिए था। किसी के खिलाफ अगर सम्मन है और उनसे बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि इस चीज से दूर रहें, जांच होने दें। दूसरा, एक चीज आप सबने नोटिस करी होगी कि आरोप आप टीएमसी के खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन चोट पहुंच रही है लेफ्ट को। सुमित जी बैठे हुए हैं जो आपके साथ, और जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं से अंदर से साठगांठ भी नजर आ रही है। आपने देखा पूरा का पूरे प्रोग्राम में टीएमसी के जो ये सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन परेशान लेफ्ट हो रहा है और चुनाव लेफ्ट टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरे की परेशानी साठगांठ देखिए साफ दिख रही है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में। साठगांठ बड़ा साफ दिख रहा है। तो आप लोग महारत हासिल किए हुए हैं आज तक। इसके अलावा क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाना, दूसरे को पकड़ना, और जब बारी अपने पे आती है तो उस समय टाइम फिर और कहानी कौन सी होती है? अब आपको 2G स्कैम के बारे में बता देता हूँ। उसकी अपील पेंडिंग है और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खुद माना था कि हमारे में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको भी ये जानकारी नहीं, मैं भी बता दूं कि कोर्ट ने उन तथ्यों को निराधार बताया है। अरे भाई, वो उसकी हाई कोर्ट में कितने लोगों को जेल भेजा गया नहीं बताने के लिए आपको बताइए हमको। सुनिए निगम जी, हाई कोर्ट में 2014 में सरकार आती है, 1014 का इज्जत बरी हो जाते हैं।
ये राजा और कन्नौजी बाइज्जत बरी 2014 में सरकार बनते ही होते हैं। अब कितने लोगों को जेल भेजा गया बताइए हमको थोड़ा तो। अब सुन लीजिए, उसकी अपील हाई कोर्ट में है और बदला जा सकता है फैसला, इसलिए अभी कूदिए मत हाई कोर्ट को। अरे कूदिए नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूँ आपको। अरे भाई अभी इसके बाद पे देश नहीं चलता है। आपको न्याय प्रक्रिया पता है? आपको न्याय प्रक्रिया नहीं पता है क्या? नहीं, हमको अच्छी तरह से पता है। हमको हाई सीखने कोर्ट की में है, आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट में मामला है। न्याय प्रक्रिया सीखने की जरूरत नहीं है। हाई न्याय को कोर्ट में मानने है, वाला मैं हूँ। हाई कोर्ट में है भारत के कि मामला? संविधान को मानने वाला हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। हाई कोर्ट मुझे में किसी मामला से है शिक्षा कि लेने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट में मामला है कि नहीं बताइए। नहीं, हाई कोर्ट मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितनों को जेल भेजा गया। अगर हाई कोर्ट ने कल अगर जेल भेज अरे दिया, हाई क्या कोर्ट कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए जनाब, आप बताइए, एक भी निर्णय बताइए ना कि जो कोर्ट के आदेश के बगैर कुछ हुआ हो पूरे इस 7 सालों में। राम मंदिर से लेके कावेरी से लेके बताइए ना, कौन सा घटना हुआ है जो डायरेक्ट सरकार ने किया हो। तभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कल को हाई कोर्ट ने अगर इन्हीं लोगों को जहाँ अपील मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या बोलेंगे अगर कल को हाई कोर्ट ने मैं वही बोल रहा हूँ, कैसे चला गया हाई कोर्ट? हाई कोर्ट 2014 चुनाव से पहले, अरे भाई 14 के चुनाव से पहले तो लंबी चीजें निकल के आ रही थी। अपील है जो कि कानूनी तौर पे जरूरी भी होती है। ठीक है, बढ़िया। एक चीज और बता दीजिए निगम जी हमको। आपने कहा कि ममता जी गई, उनको पता है कि अपराधी उनके हैं तो उनको जाना नहीं चाहिए। आरोपी शिवम भाई भी बोले थे। अपराधी नहीं बोला। नहीं, आपने रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अपराधी बोले हैं आपने। नहीं, अपनी बात से पलटिए मत। मैं याद था तभी मैंने बोला आपको। किसी बीच में रोहित भाई ने हमको टोका, मैंने अपराधी सुना तभी टोका। आरोपी सुनता तो मैं नहीं बोलता। अपराध का आरोप लगा हुआ है। आरोप पे अपराध साबित नहीं होता है। आरोप पे अपराध साबित नहीं होता है ना। अपराध का आरोप से अपराध जांच हो रही है। अपराध का आरोप लगा, जांच हो रही है ना। क्या ममता बनर्जी जी ने कहा है कि जब नहीं, सुनिए, ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मैं जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने दूंगी। अरे भाई नहीं कहा ना। तो बनता है कि आरोपी के घर ना जाए, ये दायित्व तो बनता है उनका कि उससे दूर रहे। मोदी जी अपने माँ के लिए चले जाते हैं मिलने, तो क्या प्रधानमंत्री होकर जाना सही है? लेकिन वो मुख्यमंत्री। सर दोनों अलग अलग सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं नीरज राय आप? वो दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। यहाँ सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई ने समन किया हुआ उनको जांच करने के लिए, पूछताछ के लिए, और आप इसको कहां से कहां कंपेयर कर रहे हैं? अपराध हो जाता है क्या? कहां से कहां कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को? अगर किसी को समझ, ये सर देखिए, हर चीज कुछ नैतिक दायित्व भी होते हैं। एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का है तो उसके नैतिक दायित्व भी होते हैं। एक कदम जो है चीफ मिनिस्टर का वो संदेश देता है, कुछ नैतिक दायित्व भी होते हैं। नैतिक दायित्व उसी के दायरे में रहकर मैं बात कर रहा हूँ। नैतिक दायित्व के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। क्या हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा तो मैं दूषित हो गया? जब तक अपराधी साबित न हो जाऊं, कैसे कर दिया? संविधान ने आदेश नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया तो उसी बोलने का। कम से कम 10 कैसे आप बात करते रोहित भाई? 10 मिनट पहले मत जाइए जब पूछताछ होने वाली, इतना तो कर सकते हैं क्या? 10 मिनट पहले। और आपने बोला ठीक है, बस अब मेरे पास वक्त की कमी है। एक कमेंट सुमन जी आपका, एक लास्ट कमेंट आपका, फिर मैं एक कमेंट लूंगा सुनील चोपड़ा जी से, फिर मुझे। और आपने भी बोला था। हाँ ठीक है, सुमन जी बोल लेना जी। नीरज जी, मैं आपको ये कहूंगी कि आपको होती नहीं खबर अपने पर आएगी। आप बार बार ममता जी के वकील बनकर उनकी पैरवी कर रहे हैं। पैरवी करने का काम या कानून की जांच का काम जो है वो सीबीआई का है। सीबीआई को अपनी जांच करने दीजिए। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिल जाएगी। आप मुझे किसी से सीखना है, आपसे सीखना है, आपको सीखना पड़ेगा। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सीखने पड़ेंगे। रखूंगा। सबसे पहले तो आपको मॉरल एथिक्स सीखने पड़ेंगे कि मॉरल एथिक्स सीखना पड़ेगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए हम कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें मॉरल एथिक्स तो सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बस मेरे पास इतना ही वक्त था। सुनीत जी एक लास्ट कमेंट आपका। सुनीत जी एक लास्ट कमेंट आपका, फिर मुझे डिबेट वाइंड अप करनी है। मेरा लास्ट कमेंट ये है कि बंगाल की जनता ने जी सब बवालों को साइड में रख के, आप देखेंगे एक चौकन्ना चुनाव लड़ा जाएगा और तभी पता लगेगा
जब वोट गिर चुकेगी और गिनी तो होगी कि कौन सरकार बनेगी। ठीक है, ये तो हम सब भी चाहते हैं ना कि पब्लिक तो चौकन्नी रहनी ही चाहिए, अपने जो अधिकार हैं उसके प्रति तो जनता को जागरूक रहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा किया, अपील की बंगाल की जनता को जागरूक करने के लिए इंडिया न्यूज के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीबीआई अपना काम कर रही है, अब देखते हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंचती है और सीबीआई की जांच पर किस किस पर आंच आती है।